गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं असेसमेंट से जुड़े एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसमें हम बात करेंगे कि टीचर की क्या भूमिका है, यानी टीचर का क्या रोल है पूरी असेसमेंट प्रोसीजर में या पूरी असेसमेंट प्रक्रिया में। देखिए, वैसे तो जो असेसमेंट का टास्क है मेजरली डिपेंड टीचर पर ही करता है कि वो अपने बच्चों की असेसमेंट कैसे कर रहा है या वो कैसे उनको असेस करना चाहता है, ताकि उनका लर्निंग पाथ स्मूथ बने या उनको जो भी समझाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, उनको अच्छे से समझ में आए। लेकिन मैंने ट्राई किया है उस टास्क को कुछ स्टेप्स में डिवाइड करने का, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग एंड टिल एंड। जब भी असेसमेंट चलती है, हर एक स्टेप पर, बिगिनिंग टू एंड, हर एक स्टेप पर टीचर का रोल बड़ा अहम होता है। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ 8 मुख्य स्टेप्स में बांटा है, जिसको हम आज एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेप है हमारा प्लानिंग अबाउट असेसमेंट। देखिए, प्लानिंग मतलब नियोजन। आप लोग जानते हैं कि किसी भी काम को करने से पहले, या हम कोई काम करने जा रहे हैं और वो हम चाहते हैं कि अच्छे से हो या सक्सेसफुली वो अकम्प्लिश हो, उसके लिए हमें एक बढ़िया प्लानिंग करनी होती है। तो उसी तरीके से टीचर क्या करने जा रहा है, टीचर असेसमेंट करने जा रहा है। तो उसी तरीके से वो असेसमेंट कैसे करेगा, कब करेगा, क्या मोड होगा, इन सब चीज़ों के बारे में वो प्लानिंग करेगा। तो दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप। और प्लानिंग में किसकी भूमिका रहती है, कौन करेगा प्लानिंग? टीचर ही प्लानिंग करेगा। वो प्लानिंग किस बेस पर होगी? वो प्लानिंग होगी जो भी करिकुलम है या जो भी करिकुलम डॉक्यूमेंट ऊपर से बनकर आया है, नेशनल लेवल से या स्टेट लेवल से, या जिस भी अथॉरिटी की ड्यूटी थी उसने वो डॉक्यूमेंट बनाकर टीचर को दे दिया। तो टीचर को क्या करना है, उसी डॉक्यूमेंट के बेस पर अपने असेसमेंट को या इवैल्यूएशन को उसको प्लान करना है। तो पहला स्टेप है प्लानिंग, और वो कौन कर रहा है? टीचर कर रहा है। ठीक है। और जितनी अच्छी प्लानिंग होगी, बाकी के आगे के सारे स्टेप्स उतने अच्छे से एग्जीक्यूट होंगे। इस बात को आपको एज ए टीचर अपने माइंड में हमेशा रखना है। ये पहला स्टेप एक तरीके से बेस है, फाउंडेशन है आगे आने वाले सब स्टेप्स का। दूसरा स्टेप रिटर्न वर्क। अब देखिए, प्लानिंग बन चुकी, प्लान एक तैयार हो चुका, अब उसके ऊपर हमें काम करना है। तो उसको रिटर्न वर्क, रिटर्न फॉर्म में उसको लेकर आना है। तो रिटर्न में क्या करेगा, कहते हैं इसका मतलब है, इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ असेसमेंट डॉक्यूमेंट। मतलब जिस टेस्ट के जरिए या जिस मोड के जरिए असेसमेंट लेनी है, उसका निर्माण करेगा टीचर। वो क्या हो सकता है? वो क्लास टेस्ट हो सकता है, वो यूनिट टेस्ट हो सकता है, वो ओरल टेस्ट हो सकता है, वो 20 मार्क्स का टेस्ट हो सकता है, या वो 100 मार्क्स का पेपर हो सकता है। तो जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, उसको रिटर्न फॉर्म में हम यहाँ लेकर आएंगे। और ये डिपेंड करेगा किस पर? प्लानिंग पर, कि कैसी प्लानिंग हुई है। जैसी प्लानिंग होगी उसी के आधार पर रिटर्न डॉक्यूमेंट तैयार किए जाएंगे, जिसको हम टूल्स भी कह देते हैं कि असेसमेंट टूल तैयार किए जाएंगे। ये तो हुई बात दूसरे स्टेप की। अब हम मूव करते हैं तीसरे स्टेप पर। प्लानिंग हो चुकी, तैयार, टेस्ट मॉड्यूल तैयार हो चुका, टेस्ट तैयार हो चुका। अब क्या करना है? एक्शन लेना है, एग्जीक्यूट करना है। तो इसमें क्या होगा? इसमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट है। जो भी टेस्ट बनाया है टीचर ने, चाहे वो ओरल बनाया है, चाहे वो रिटन बनाया है, उसको वो एडमिनिस्टर करेगा बच्चों के ऊपर। उनका टेस्ट वो लेगा। तो ये काम होगा तीसरे स्टेप पर। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद आता है हमारा पोस्ट एग्जीक्यूशन वर्क, यानी एक्शन के बाद का स्टेप, दैट इज फोर्थ स्टेप। इसमें क्या होगा? इसमें स्कोरिंग और रिस्पॉन्डिंग होगा आंसर्स की, जो भी बच्चे ने दिए हैं। रिटर्न फॉर्म में दिया है तो स्कोरिंग होगी, चेकिंग होगी, स्कोरिंग होगी। और ओरल टेस्ट था तो टीचर रिस्पॉन्ड करेगा उनको, शाबाश, वेरी गुड, वेल डन, या ये कमी रह गई है बेटा, आप उसको अच्छे से पढ़ कर आओ। तो वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा टीचर, जैसा टेस्ट वैसा रिस्पॉन्स। ये था फोर्थ स्टेप। उसके बाद क्या आएगा? रिकॉर्ड मेकिंग। अब जो ये असेसमेंट प्रक्रिया चल रही है, जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप रहा है, इसके बेस पर एक रिकॉर्ड तैयार करेगा टीचर। जो हमने आपने NCF 2005 डॉक्यूमेंट में भी बात की थी कि डेली डायरी एक टीचर लगाएगा, या उसके पास कोई ऐसा रजिस्टर होगा जिसमें रिकॉर्ड वो रखेगा। तो वहाँ जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा जो टेस्ट लिया है उसके हिसाब से। तो उसमें क्या करेगा वो? मेनली टेबुलेशन ऑफ द मार्क्स, मतलब जो मार्क्स बच्चों ने लिए हैं उसको रोल नंबर वाइज अरेंज करेगा, उनको एक टेबल बनाएगा।
यूटी है, जनवरी में लिया है तो मंथ मेंशन करेगा जनवरी, जो भी ईयर है 2020 तो मान लो 2020, और पूरी क्लास का रोल नंबर लिखकर उस स्कोर को वो टैबुलेट करेगा। अब इसको हम एक एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं। मान लो शुरू में हमने प्लान किया है कि देयर विल बी 5 यूटीज इन होल सेशन, तो 5 यूटीज के रिगार्डिंग जो है वो पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट के 5 कॉलम बना लेगा। इधर पहला कॉलम रोल नंबर का, फिर UT1, दूसरा कॉलम UT3, UT4, UT5, इस तरीके से 5 कॉलम ये। तो एक कॉलम कौन सा हो गया, आप नाम या रोल नंबर का ले सकते हैं, और 5 कॉलम आपको कौन से चाहिए, यूटी के मार्क्स के। तो जैसे जैसे वो यूटीज होते चले जाएंगे वैसे वैसे टीचर वो रिकॉर्ड मेंटेन करता चलाया जाएगा। ये सारा काम वो करेगा 5वें स्टेप के तहत। उसके बाद आता है हमारा छठा स्टेप, रिपोर्ट कार्ड मेकिंग। अब अभी हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया उसमें हमने बात की है खाली उनके एकेडमिक स्कोर की, कि उनका UT1 टू लेकर UT5 तक क्या स्कोर था। अब रिपोर्ट कार्ड मेकिंग पर हमने काफ़ी डिस्कशन NCF 2005 में किया है। उस डॉक्यूमेंट ने बड़े अच्छे से बताया भी है कि रिपोर्ट कार्ड कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट कार्ड एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। अब रिपोर्ट कार्ड को कॉम्प्रिहेंसिव कौन सी चीज़ बनाएंगी, वो बताएंगी 2 चीज़ें। एक, जो टीचर फॉर्मल टेस्ट ले रहा है अपने प्लान के तहत, दूसरा जो वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है। क्या ऑब्जर्वेशन कर रहा है कि बच्चा टाइम पे आ रहा है या नहीं आ रहा, बच्चे की सिंसियरिटी कैसी है, बच्चे के क्लास में रिस्पॉन्स कैसा है, उसको कोई असाइनमेंट दिया गया, कोई प्रोजेक्ट दिया गया तो उसने वो ग्रुप टास्क कैसे किया है, कोऑपरेटिव रहा है उसका या नॉन कोऑपरेटिव रहा है, और ये सारी चीज़ें। इसके साथ साथ को करिकुलर में पार्टिसिपेशन कैसा है। तो देखिए, जहाँ रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा जिसमें रजिस्टर में या डायरी में एकेडमिक स्कोर्स का, वहीं ये चीज़ें भी जो है रिकॉर्ड की जाएंगी। ये ड्यूटी या तो को करिकुलर इंचार्ज की हो सकती है, या एक जो क्लास इंचार्ज बनाने की प्रथा है आजकल स्कूल्स में काफ़ी टाइम से चली आ रही, वो रिकॉर्ड उसके पास हो सकता है। तो जो भी रिपोर्ट कार्ड बना रहा है, फाइनल रिपोर्ट कार्ड जो बना रहा है, उसके पास फिर सारा रिकॉर्ड आ जाता है, जो जो जहाँ जहाँ जिस टीचर के पास है। तो सारे एस्पेक्ट मैंने लिखा है ऑलरेडी इसमें, इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट्स, सभी पहलुओं को। कौन कौन से हैं, मेनली हम इनको 2 भागों में बांटते हैं किसी भी स्टूडेंट के एकेडमिक एस्पेक्ट्स को, एकेडमिक एस्पेक्ट्स और नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट्स। तो दोनों एस्पेक्ट या दोनों पहलुओं को मिलाकर उनको जोड़कर उनका सम करके रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा, और उसी के बेस पर कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी उसी रिपोर्ट कार्ड में लिखे जाएंगे। और ये सारे काम कौन कर रहा है, यहाँ कौन रोल निभा रहा है, टीचर निभा रहा है। तो ये तो बात हुई अब तक के हमारे 6 स्टेप्स की। आप कहेंगे भी रिपोर्ट कार्ड बनाया है तो रिपोर्ट कार्ड का भी कोई मकसद होगा, किसी न किसी एम के तहत या ऑब्जेक्टिव के तहत उसको बनाया गया है। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फीडबैक प्रोवाइड करना, प्रतिपुष्टि देना। फीडबैक किसको दी जाएगी, जाहिर सी बात है स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड है तो स्टूडेंट को तो दी जाएगी। इसके अलावा जो पेरेंट टीचर मीटिंग PTM जो अरेंज की जाती हैं, उसमें पेरेंट को भी उस रिपोर्ट कार्ड के थ्रू ही फीडबैक दी जाएगी उनके अवार्ड के बारे में या उनके बच्चे के बारे में, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। तो रिपोर्ट कार्ड का मेन पर्पज़ क्या है, फीडबैक देना, और फीडबैक देने का मेन पर्पज़ क्या है, सुधार करना, ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके। इस साल थोड़ी कम रह गया है किसी एस्पेक्ट में, तो अगले साल उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करना, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना और उस पक्ष को मजबूत बनाना। इसके बाद एक लास्ट स्टेप मैंने ऐड कर दिया है, आप अपने उसमें ऐड करना चाहें या ना करना चाहें, ये आपकी छूट है। फॉलो अप मैंने इसमें लिखा है। तो फॉलो अप में क्या होगा, देखिए अभी हमने बात की कि फीडबैक दी जाएगी। अब फीडबैक ऐसा नहीं हो सकता कि क्लास में 50 बच्चे हैं तो सभी को फीडबैक वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मिली है। जिनको एवरेज फीडबैक मिली है या जिनको बिलो एवरेज फीडबैक मिली है, उसके उनको गुड में तब्दील करना, उनको वेरी गुड में तब्दील करना, ये भी तो हमारी टीचर्स की ही ड्यूटी है। तो उसके लिए क्या करेगा, जब भी वो नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा या नेक्स्ट ईयर में जाएगा, उसको रेमेडी प्रदान की जाएगी। मतलब उसकी जो वीकनेस है उसके रिगार्डिंग उसको जो है फॉलोअप दिया जाएगा, या इसको हम कह देते हैं उपचारात्मक शिक्षण। अब टीचर प्लान करेगा कि इसका ये पक्ष कमज़ोर है या इन पक्ष पर ज़्यादा अच्छे से काम नहीं हो पाया पिछले साल, तो इस साल इन पक्षों पर काम करना है और उस चीज़ को हमें इम्प्रूव करना है, ताकि बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके, जो कि मेन मकसद है एजुकेशन का भी और हमारी असेसमेंट का भी। तो ये बात हुई उन सारे स्टेप्स की जिसके तहत टीचर अपना रोल निभाता है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।